नमस्कार दोस्तों। ईडा ने एक योजना निकाली है। 21 अप्रैल से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो चलते हैं, ये कंप्लीट बुकलेट मैंने डाउनलोड की है। तो ये कंप्लीट बुकलेट के बारे में रिफ़र करते हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं और क्या कैटेगरीज हैं, किस बैंक से ऑथराइज्ड है ये, क्या कोटा दिया गया है किसानों को। चलते हैं, रिफ़र करते हैं वन बाय वन। तो ये टर्म कंडीशंस की कंप्लीट बुकलेट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिटेल्स है, पॉकेट 9B सेक्टर 18 ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे एरिया। तो आपका जो 9B एरिया है, पॉकेट 9B सेक्टर 18, ये यमुना एक्सप्रेसवे के एरिया पे, इस पे प्रोजेक्ट्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया हुआ है रेजिडेंशियल प्लॉट का। और ये जो डेट्स हैं आप देखो यहाँ पे, जो स्कीम ओपन से 21 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अभी 5 दिन हो गए हैं। और आपका जो स्कीम क्लोजिंग है वो 21 मई है, और जो इसका लॉटरी का डेट है वो 11 जुलाई है। 11 जुलाई इसका ड्रॉ है। और अच्छा, एक चीज़ और मैंने कंफर्म किया है, यहाँ पे आप देख रहे होगे जो इसका रेरा नंबर है, अगर आप रेरा नंबर से चेक करोगे तो इसका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है वो जुलाई है। ऐसा क्या होता है, यूजली प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट ऑलरेडी हो चुका होता है, फिर गवर्नमेंट उसको स्कीम को स्टार्ट करती है, बट यहाँ पे इन्होंने पहले ड्रॉ रखा है, ड्रॉ के बाद ही वहाँ पे काम स्टार्ट होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप ये रेरा नंबर से प्रीफर कर सकते हो डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, ये वो पॉइंट्स हैं जो मेन मेन मैंने कवर किया है, क्योंकि जो पीडीएफ है वो 40 पेज का पीडीएफ है। हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने केवल की पॉइंट्स कवर किए हैं जो हर एक कस्टमर के लिए, हर एक पर्सनस के लिए यूजफुल होते हैं और उनको रिफ़र करते हैं और प्लॉट लेने के पहले। तो चलते हैं, बात करते हैं इसका डिटेल। अब टोटल वैकेंट प्लॉट्स कितने हैं, कितने आपके प्लॉट्स की डिटेल निकली है, 276 प्लॉट की डिटेल निकली है यहाँ पे। 276 के जो प्लॉट्स हैं, सारे प्लॉट्स आपके एक ही साइज के हैं, 200 स्क्वायर मीटर के हैं। और इसमें जो फार्मर्स कैटेगरी है वो 17.5% का कैटेगरी दिया गया है फार्मर्स का। और जो फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट का कैटेगरी दिया गया है 5% का दिया गया है। अच्छा, फार्मर्स का कैटेगरी 17.5 क्यों दिया गया है, इसके बारे में कंप्लीट रिटन कमिटमेंट दिया हुआ है इन्होंने, एक रिटन स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ क्लियरिटी निकलेगी कि क्यों ये फार्मर्स कैटेगरी को दिया गया है, तो वो भी हम कवर करेंगे इसमें। और जनरल कैटेगरी में कितने प्लॉट्स बचे आपके, फिर 214 बचे। तो आप मान के चलिए कि कोई भी कैंडिडेट जो वहाँ का लोकल निवासी नहीं है नोएडा का, जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है जेवर एयरपोर्ट के प्लॉट से या वो लैंड से, आप मान के चलो कि आप उस 214 के कंपटीटर में आते हो, ना कि 276 में। 276 नंबर्स टोटल है, बट 48 और 14 निकाल दो आप, तो 214 में ही कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन कस्टमर्स के बीच में होगा लॉटरी ड्रॉ में। तो आप 214 ही लेके चलिए कि आपके लिए 214 प्लॉट्स ही निकलेंगे वहाँ पे। SC ST का जो है यहाँ पे 3,50,000 है, और अदर्स का यहाँ पे 7 लाख है। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। प्रीमियम जो है इसका 35,000 स्क्वायर मीटर है, तो आप इसको मान के चलिए कि 35,000 स्क्वायर मीटर है और आपका 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो आपको 70 लाख का हो गया। तो 70 लाख का 10% आपका 7 लाख हो गया, और अब उसका 5% आपका 3.5 लाख हो गया। तो SC ST को 3.5 लाख का देना है, अदर्स को 7 लाख का देना है। बट SC ST का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डिस्काउंटेड नहीं है, वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आपका नाम निकलता है लॉटरी में तो आपको ये अमाउंट देना होगा अपने रिमेनिंग अमाउंट्स में, जो आपका बैलेंस अमाउंट है उसमें आपको जोड़ के देना होगा। अभी के लिए कुल रियायत दी गई है रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए। ओके, अब इसमें बात करते हैं PLC का, जो प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस होते हैं, पार्क फेसिंग का, कॉर्नर लोकेशंस का और 18 मीटर का। मैं तीनों पॉइंट कवर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए। पार्क फेसिंग, कॉर्नर लोकेशंस एंड 18 मीटर रोड या उसके ज़्यादा वाले रोड पे, तीनों पॉइंट, फर्स्ट, टू एंड सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को कवर कर रहा हूँ। मिला के चलोगे तो 15% होता है। अच्छा, मैक्सिमम कितना है, वो भी 15% ही है। अगर मान के चलो किसी का प्लॉट तीनों क्राइटेरिया में मीट होता है तो उसको 15% का ही चार्जेस देना होगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस है। ये जो चार्जेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चार्जेस है ये एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये आपके बेस अमाउंट में एडेड नहीं है। जो आपका बेस अमाउंट 35,000 वाला है, 70 लाख का जो अमाउंट बनेगा उसमें आपको 15% का अमाउंट ऐड करना होगा। तो आप जो भी कैलकुलेशन लगाएंगे अपने हिसाब से, फाइनेंशियल जो भी आपका डिसीजन है, वो 70 लाख पे नहीं जाना चाहिए। वो मुझे लगता है आपको 75 लाख
अबव देन 75 टू 80 लाख के बीच में ही जाना चाहिए आपको, अपना बजट 80 लाख तक ही रखना चाहिए इसका, 70 लाख सोच के मत जाइए यहाँ पे। ओके, अच्छा, जो प्रिस्क्राइब रिजर्व कैटेगरी है जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे 17.5% जो है ये किसानों को, ये उन किसानों को डिस्काउंट दिया गया है जो जिनकी जमीन यहाँ पे ईडा ने एक्वायर की थी। ओके, एक्वायर्ड परचेज्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन जेवर एयरपोर्ट। दोनों योजनाओं में से गवर्नमेंट ने जिन किसानों से जमीन ली थी उनके बिहाफ पे उनको ये रियायत दी गई है कि आप वहाँ पे प्लॉट ले सकते हो। अच्छा, मेरी जो समझ है, जिससे मैंने चैनल का नाम भी रखा है अपनी नज़र, जो मेरी नज़र में ये चैनल, मेरी नज़र में जो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। गवर्नमेंट पहले प्लॉट लेती है, पहले आपसे ज़मीन खरीदती है, आपको उसका पैसा देती है, फिर वही प्लॉट वो पब्लिक को सेल करती है और दो तीन गुना ज़्यादा दामों में, राइट। जो कॉस्ट होता है वो हायर होता है, तो दोबारा किसान उसको क्यों लेगा? ये मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता इसका। बट फिर भी कैटेगरी है तो कुछ सोच के ही कैटेगरी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा। जो मुझे रिलेट कर रहा है ये लीगल डेवलपमेंट से रिलेट कर रहा है, लीगल किसी लीगल एक्शन से बचने के लिए ईडा ने किया हुआ है, जो कि अच्छा पॉइंट है। तो आप प्लीज़ इसको रिफ़र करिए, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी ज़मीन वहाँ पे एक्वायर की गई थी। तो आप लोग प्लीज़ देखिए, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ज़मीन आपको लेनी चाहिए जिसको आपने पहले ही सेल आउट किया हुआ है गवर्नमेंट को, तो आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन कस्टमर का ही होता है। मेरी जो समझ है, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि आपसे प्लॉट पहले गवर्नमेंट ने लिया, आपको पैसे दिए, उसका जो भी गवर्नमेंट का उस समय का जो भी अमाउंट होगा वो आपको दिया होगा, फिर आपको दोबारा वो कोटा दे रही है कि आप वहाँ पे प्लॉट उनसे खरीदिए दोबारा। तो मुझे यहाँ कोटा आपका प्राइसिंग में तो बिल्कुल नहीं दिखा, अगर प्राइसिंग में कुछ कोटा देते तो कुछ समझ में आता। ओके, तो आप डिसीजन लीजिए अपने बौद्धिकता से। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम प्लॉट्स जो हैं उनका रेट मैंने पहले कवर कर दिया था, 35,000 का स्क्वायर मीटर का रेट है। बट एक कंडीशन उन्होंने यहाँ पे डाली हुई है, इन केस द रेट्स आर इंक्रीज बाय द अथॉरिटी बिफोर द अलॉटमेंट लेटर। अगर अलॉटमेंट लेटर मिलने के पहले ही गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ रेट्स बढ़ने चाहिए तो बढ़ा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये उन्होंने कंडीशंस पहले दी हुई है। अच्छा, पेमेंट मेथड क्या है? एक ही मेथड है और कोई मेथड नहीं है। आपको इस वेबसाइट पे जानना है, लॉगिन करना है www.yamunaexpresswayauthority.com। यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है, यहीं से पेमेंट करना है। यहाँ पे कोई पेमेंट ऑफलाइन नहीं होगा। उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नो ऑफलाइन पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, राइट। सो ये पेमेंट ऑफलाइन नहीं है, सारा का सारा पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा। ये अच्छी चीज़ है जो इन्होंने की हुई है। तो आप ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास आता है मेरे आनंद नगर वाले योजना के प्लॉट में। अगर किसी को आनंद नगर प्लॉट्स के बारे में पता करना है, लखनऊ में जो प्लॉट्स निकले हैं वो फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं, तो आप उनको देख सकते हो। अप्रूव्ड प्लॉट है, एलडीएन निकाली है। मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, 10 से 12 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो आप उनको रिफर कर सकते हो अगर किसी को लखनऊ में प्लॉट लेना है तो। अभी उसका लास्ट डेट अभी 7 या 8 दिन बचे हुए हैं उसको, 3 मई को उसका लास्ट डेट है। ओके, अच्छा, ईडा का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है, द अलॉटमेंट शैल बी थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ प्लॉट नंबर। तो ये आपका लॉटरी ड्रॉ में पता चलेगा कि अलॉटमेंट प्रोसेस का क्या है। और जो लॉटरी है वो ईच कैटेगरी का सेपरेटली किया जाएगा। ओके, हर कैटेगरी उन्होंने सेपरेटली अलॉटमेंट का प्रोसेस किया हुआ है। अब चलते हैं पेमेंट ऑप्शंस पे। 100% ऑफ टोटल प्रीमियम विल बी पे विद इन 60 डेज। तो आपको 60 डेज में ही पेमेंट पे करना होगा, जो भी आपका प्रीमियम, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फी। ओके, तो ये आपको अंडरस्टैंड करके लेके जाना चाहिए। और इस पे जीएसटी भी अप्लीकेबल होगा। ओके, तो आपको जीएसटी भी उसमें अंडरस्टैंड करके लेके जाना होगा। अच्छा, एक जो पीरियड ऑफ लीज एंड लीज रेंट, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, प्लीज इसको रिफर करिएगा। फ्री होल्ड वर्सेस लीज प्लॉट। ओके, लीज होल्ड जो होता है, तो फ्री होल्ड जो होता है उसमें स्वामित्व आपका पूरा होता है लाइफ टाइम के लिए। बट जो लीज होते हैं वो केवल 90 ईयर्स के लिए ही प्लॉट दिए जाते हैं। तो ये जो प्लॉट है ये लीज प्लॉट है। ओके, ये लीज है, आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 90 ईयर्स का डेट है यहाँ पे। फ्रॉम द डेट ऑफ द लीज डीड, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको प्लॉट अलॉट हो जाएगा, हैंडओवर हो जाएगा, उस दिन से आपका 90 ईयर्स का काउंटडाउन चालू हो जाएगा।
तो ये है। अच्छा, फ्री होल्ड्स का देखना है तो आप लखनऊ वाला देख सकते हो, एलडीए का देख सकते हो, वहाँ पे फ्री होल्ड का प्लॉट्स है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे जो एज इज वेर इज बेसिस, दैट मीन्स प्लॉट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आपको मिलेगा। ओके, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में आपको प्लॉट मिलेंगे वहाँ पे। और जो अलॉटमेंट है, द अथॉरिटी शैल ऑफर पोजीशन ऑफ अलॉटेड प्लॉट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट विच टेक अप्रोक्सीमेटली 5 years टाइम। तो ये जो प्लॉट्स हैं ये आपको 5 साल का टाइम जो है 2030, ओके, उसमें कवर करेगी गवर्नमेंट, और उसमें ही आपको ये प्लॉट हैंडओवर होगा, पोजीशन मिलेगा आपको। तो हम मान के चलिए कि आपका ये प्लॉट 2030 के पहले भी मिल सकता है या 2030 तक मिल सकता है, क्योंकि मैंने रेरा का भी चेक किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू रेरा डिटेल्स इनका प्रोजेक्ट 2030 तक वैलिड है। ओके, तो आप 5 साल का टाइम है, अभी 5 साल में आपको ये पोजीशन मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, पोजीशन मिलने के बाद क्या रहता है, 5 साल के बाद आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है, यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 साल में कंप्लीट करना है। द अलॉटी लेजी विल हैव टू बी कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन एज पर ईडा बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड ऑब्टेन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ एजुकेशन ऑफ लीज डीड, राइट। सो आपको 3 साल में ही आपको वो कंप्लीट करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, ओसी लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो। मान के चलिए किसी को कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लॉट लेना था और आपने उसको कंटिन्यू रखा, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर आफ्टर 3 years कंप्लीशन, द फर्स्ट ईयर यू हैव टू बी पे द 4% ऑफ द टोटल प्रीमियम। पहले साल आपका कितना जाएगा, 4% का जाएगा। सेकेंड ईयर आपको कितना जाएगा, 5% का जाएगा। थर्ड ईयर आपको कितना जाएगा, 6% का जाएगा। अच्छा, 3 साल में भी आपने नहीं कवर किया तो क्या होगा, चौथे साल से बियॉन्ड 3 years 4% ऑफ द सेक्टर रेट पर स्क्वायर मीटर पर ईयर प्रिवेलिंग रेट एट टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ सच एक्सटेंशन। तो आपको स्क्वायर मीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। बहुत ही ये मुझे, मेरी समझ से तो बहुत ही इसमें खर्चा होगा, तो आप प्लीज़ उसको 3 साल में ही कोशिश करिए बनाने का। कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो फिर सेल आउट कर दीजिए, अगर आपको अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो उसको सेल आउट भी कर सकते हो आफ्टर पोजेशंस। अच्छा, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई में कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही जनरल कैटेगरीज के रहते हैं ऑप्शंस, और सारे ऑप्शन सेम रहते हैं, जैसे कि एलडीए का हो गया, केडीए का हो गया, जीडीए का हो गया, बरेली का हो गया, कहीं का भी हो गया, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बट फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा क्लियर करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट पे। हाँ, एलिजिबल फार्मर्स विच हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड परचेज बाय ईडा, ये मैंने पहले भी कवर किया था, मैं फिर से कवर करता हूँ। ओनली दोज फार्मर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द स्कीम हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड एंड परचेज्ड एंड अनहिंडर्ड विदाउट इनक्रोचमेंट पोजीशन हैज बीन टेकन बाय यमुना एक्सप्रेस। ओके, तो ये जिनका भी था वो आप स्टाम्प पेपर पे 100 रुपीज़ का करके आप और आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपका एप्लीकेंट वहाँ पे डिटेल्स आप लिखोगे बाउचर्स में, तो आपको ये 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगा के आपको डिटेल्स देना होगा। ओके, ये उन किसानों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी ज़मीन ऑलरेडी एक्वायर हुई थी और उनको ये अप्लाई करना है। अच्छा, अभी प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, द एप्लीकेशन कैन बी ओनली सबमिटेड ऑनलाइन, और कोई मेथड नहीं है, केवल ऑनलाइन मेथड है। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। और जो वेबसाइट का जो ट्रैफिक है मैंने चेक किया है, इट्स अ गुड एज कम्पेयर टू एलडीए। मैंने एलडीए में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, वेबसाइट कभी कभी स्लो हो जाती है, बट यमुना एक्सप्रेस वे का मैंने देखा है वेबसाइट का स्लोनेस नहीं है। वेबसाइट का जो यूआई है वो बहुत अच्छा है, इंटरफेस बहुत अच्छा है, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है एलडीए से वेबसाइट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन जो है आप केवल ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है आपका वो 600 है, एलडीए का 1100 था। मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 600 है, और ये 600 रिफंडेबल नहीं है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिए, बुकलेट पूरी रेफर करिए। डिसीजन जो आपको लेना ही है कि हाँ मुझे लेना ही है, तो आप जाइए रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि अभी भी इसमें टाइम है। आप इसको 2 से 3 बार देखिए, वीडियो को रेफर करिए अच्छे से, और कुछ भी करिए तो बताइए, मैं दोबारा क्लियर करूँगा। तभी जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए, तो आपका 600 का जो अमाउंट है वो आपका रिफंडेबल जो नहीं है आपका सेव हो जाएगा अगर आपका डिसीजन कुछ चेंज होता है। ओके। अच्छा, फाइनेंसिंग जो ऑप्शन है, इनके फाइनेंसिंग ऑप्शन जो हैं, 2 पार्टनर हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक का पार्टनर, एक स्टेट बैंक का। तो आप दोनों बैंक से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपको अच्छा रेट मिले
आपका मान के चलो कि आईसीआईसीआई में अच्छा रेट मिल रहा है या एसबीआई में अच्छा रेट मिल रहा है, तो आप प्लीज़ उस बैंक से कांटेक्ट करिए, उनके टर्म्स कंडीशन देखिए, नेगोशिएट करिए। अगर कुछ नेगोशिएशन है, वैसे होता नहीं है बट आप नेगोशिएट कर सकते हो तो करिए आपके आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, और फिर आप डिसीजन लीजिए। तो दो बैंक का है और दोनों बैंक के ब्रांचेस नोएडा में बहुत सारे लोकेशंस पे हैं। ये भी मैं आगे कवर करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये मैं अलग से भी डाल दूंगा क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं और कस्टमर कहाँ से हैं ये उनको रिफ़र करना चाहिए। तो आप देख सकते हो नोएडा 61 भी है, 63 भी है, तो ये मैं अलग से भी डाल दूंगा, आप ये रेफ़र कर लीजिएगा डिटेल्स। ये नोएडा का है, दिल्ली का भी है। जैसे इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेस भी दिया हुआ है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, दोनों बैंक का डिटेल है यहाँ पे, आप रेफर कर लो यहाँ पे। अच्छा, विड्रॉ सरेंडर का क्या है, ये मेन पॉइंट है। इन केस ऑफ सरेंडर बिफोर ड्राफ्ट लॉट, अब मान के चलो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर आपको कोई डिसीजन चेंज होता है, आपको नहीं लेना है, तो आपका जो एंटायर रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, क्योंकि आपने ये लॉटरी ड्रॉ के पहले ही सरेंडर कर दिया है, तो आपको कुछ भी चार्जेस नहीं कटेगा, सारा रिफंड हो जाएगा। ओके, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिया था सब कुछ रिफंड हो जाएगा। नो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट। अच्छा, विड्रॉ नहीं कर सकते आप, मान के चलो कि आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम आ गया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना होगा, इन केस ऑफ सरेंडर एट एनी टाइम आफ्टर अलॉटमेंट बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट, जो ड्यू डेट था वो 60 डेज का था, राइट। अगर मान के चलो कि आप सरेंडर करना चाहते हो आफ्टर अलॉटमेंट, आपका प्रोजेक्ट आपका प्लॉट अलॉट हो गया है, उसके बाद आप सरेंडर कर रहे हो, बट वो सरेंडर आप 60 डेज के पहले कर रहे हो, जो 60 डेज का टाइमलाइन था, तो क्या होगा, उस केसेस में आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था 10% वो डिटेक्ट हो जाएगा और बाकी का अमाउंट आपको मिल जाएगा वापस। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, इन केस ऑफ सरेंडर एट एनी टाइम आफ्टर ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ अलॉटमेंट मनी बट बिफोर एजुकेशन ऑफ लीज डीड, मान के चलो कि आपने जो सरेंडर था आपने किसी भी टाइम ले लिया, आपका जो ड्यू डेट था डिपॉजिट ऑफ अलॉटमेंट मनी वो भी हो गया, उसके बाद भी आप सरेंडर करना चाहते हो लेकिन लीज डीड के पहले, तो क्या होगा उस केसेस में, आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट का जो मनी था वो डिटेक्ट हो जाएगा और बाकी का अमाउंट आपका वापस हो जाएगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, विदाउट इंटरेस्ट आपका वापस हो जाएगा। अच्छा, लास्ट कंडीशन जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, इन द केस ऑफ सरेंडर एट एनी टाइम आफ्टर द एजुकेशन ऑफ लीज डीड देन आउट ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट एट अमाउंट 30%। आप मान के चलो कि आपने जो सरेंडर किया है वो आपने लीज डेट के बाद सरेंडर किया है, आपका सब कुछ हो गया, आपका पोजीशन मिल गया, आपका लीज डेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अगर अगर आप सरेंडर कर रहे हो प्लॉट को, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा लॉस है, वहाँ पे आपको 30% का लॉस है। तो मैं तो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये क्राइटेरिया में जाओ। इससे अच्छा है कि आप पहले ही डिसीजन अपना सेट कर लो, माइंडसेट सेट कर लो। और एक चीज़ मैं और रेफर करूँगा कि जब हम प्लॉट के लिए बैंक से कॉन्टेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक इंश्योरेंस का भी होता है, वो इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग के बाद भी कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपकी फैमिली पे बर्डन नहीं आएगा और ईजिली आपको वो रिफंडेबल या वो हो जाएगा, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस हो गया, ऐसे ही प्लॉट के ऊपर भी एक इंश्योरेंस मिलता है लाइफ का। तो प्लीज़ उसको ज़रूर लीजिएगा, वो उसका कॉस्ट 9 to 10,000 ही होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई फाइनेंस करना चाहता है बैंक में तो प्लीज़ अपना इंश्योरेंस वाला ऑप्शन भी ज़रूर लेके जाइए, तो आपको ये विड्रॉ सरेंडर के केसेस में फंसना ही नहीं होगा। आप इस केस में फंसिए ही नहीं तो बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। लैंड यूज, दैट इज अ लास्ट पॉइंट आई थिंक। जो आपका अलॉटेड है लीज प्लॉट जो है, शैल बी यूज ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, वहाँ पे आप केवल रेजिडेंशियल पर्पस ही यूज कर सकते हो। एक जगह वहाँ पे मेंशन भी किया इन्होंने यहाँ पे, इफ यूज अ प्लॉट फॉर एनी नॉन रेजिडेंशियल पर्पस लाइक शॉप, ऑफिस, क्लीनिंग, नर्सिंग होम, स्कूल, लाइक दिस। तो वहाँ पे आप कुछ भी कमर्शियल नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा करते हो तो फिर वो लाइबल नहीं है, उसमें आपको फाइन लग जाएगा। तो प्लीज़ ये आपको रेजिडेंशियल पर्पस से ही सोचिए वहाँ पे। ओके, और बाकी ये परफॉर्मा है, परफॉर्मा आपको जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे,
सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये आज के लिए यही था, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम मैं अप्रूव्ड प्लॉट्स की डिटेल लाता रहता हूँ। आप मेरा लखनऊ का आनंद नगर योजना का भी देखिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा ईडा के लिए और एलडीए के लिए भी। थैंक यू ऑल, बाय बाय।